Okay, practice set 2.6 quadratic equation. Question number 1. A product of Pragati's age 2 years ago and 3 years hence is 84. स्टूडेंट प्रगति का जो एज है वो अभी का एज हम एक्स करके लेंगे पहले. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति B. Let the present age of Prakriti be x years. तो प्रगति का जो प्रेजेंट एज है वो हमने x ईयर्स करके लिए. अगर प्रगति का प्रेजेंट एज x ईयर्स है तो 2 years अगो उनका एज रहेगा x. अभी का एज से 2 years हमें कम करना पड़ेगा. सो दैटफॉर प्रगति का एज 2 साल पहले था x माइनस 2 years इनटू एंड 3 years हेंस, मतलब 3 years के बाद में रहेगा. अभी जो एज है उसमें से 3 years ऐड करना पड़ेगा यानी कि x प्लस 3. और इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन. प्रगति का अभी का एज x ईयर्स है तो इसमें से 2 साल पहले उनका एज 2 साल कम करके x माइनस 2 years था और 3 साल के बाद 3 years ऐड करके x प्लस 3 years हो जाएगा. और 2 साल पहले का 3 साल के बाद में का एज को मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो 84 आएगा. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, एंड ये कंडीशन कहाँ से मिला स्टूडेंट? इट इज गिवन. तो अभी इसे हम सॉल्व करना पड़ेगा. चलिए दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट. x इंटू x प्लस 3 माइनस 2 इंटू x प्लस 3 equal to 84. So therefore x into x square plus 3x minus 2x minus into plus minus 6 equal to 84. So therefore x square minus plus x and minus 6 minus 84 equal to 0. So therefore x square plus x minus 90 equal to 0. मल्टीप्लाई किया तो 90 मिलना चाहिए लेकिन ऐड लेस किया तो 1 मिलने का. मल्टीप्लाई किया तो माइनस 90, ऐड लेस किया तो प्लस 1. तो ऐसा हमें 2 नंबर चाहिए. ओके, तो मल्टीप्लाई किया तो 90, ऐड लेस किया तो 1 यानी कि 10 आंसर आएगा प्लस 10 एंड माइनस 9 आएगा. ओके, सो दैटफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इक्वल टू 0. टेकिंग x कॉमन तो फिर अंदर आएगा x प्लस 10. टेकिंग माइनस 9 कॉमन फिर आएगा x प्लस 10 इक्वल टू 0. Therefore x plus 10 into x minus 9 equal to 0. So therefore x plus 10 equal to 0 or x minus 9 equal to 0. So therefore x equal to minus 10 और x इक्वल टू 9. लेकिन स्टूडेंट किसी का एज नेगेटिव में नहीं हो सकते. सो सिंस एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज कैन नॉट बी नेगेटिव. तो अगर नेगेटिव नहीं हो सकते हैं तो यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू माइनस 10 बट x इज इक्वल टू 9. तो फिर प्रकृति का प्रेजेंट एज इज 9 years. Therefore the present age of
present age of Pragati. Yes. Second question, the sum of the squares of two consecutive natural numbers is 244. Find the numbers. तो एक्चुअली एक क्वेश्चन रॉन्ग है. यहाँ पर वो नेचुरल नंबर नहीं है, वो इवन नेचुरल नंबर से स्टूडेंट. तो करेक्शन करो कि वहाँ पे जो नेचुरल नंबर्स है वहाँ पे लिखो कि इवन नेचुरल नंबर्स. ओके. अच्छा, कंसेक्यूटिव मीन्स नियर बाई नंबर. तो अभी दो इवन नेचुरल नंबर जो एक के बाद एक आएगा. फॉर एग्जाम्पल अभी फर्स्ट नंबर अगर 10 है, ये भी तो इवन नंबर है, तो इसके बाद में आने वाला इवन नंबर इससे 2 ज़्यादा रहेगा, यानी कि 12 रहेगा. सपोज फर्स्ट नंबर 8 है, तो इसके बाद में आने वाला नेक्स्ट इवन नेचुरल नंबर 10 रहेगा. ओके. तो अभी सपोज फर्स्ट नंबर अभी हम x लिए ना, तो इसके बाद में आने वाला नंबर x से 2 ज़्यादा रहना चाहिए. जैसे कि फर्स्ट नंबर अगर 12 रहेगा तो नेक्स्ट वन विल बी 12 + 2 यानी कि 14. वैसे फर्स्ट नंबर x लेंगे और उसके बाद में आने वाला दूसरा इवन नेचुरल नंबर रहेगा उससे 2 ज़्यादा, यानी कि x + 2. ओके. सो लेट the two consecutive even natural numbers be x and x + 2. तो दोनों नंबर को हमने कैसे लिए स्टूडेंट? x एंड x + 2 ऐसा लिए. तो फर्स्ट नंबर x है तो दूसरा नंबर उससे 2 ज़्यादा रहेगा. ओके. चलो अभी यहाँ पर कंडीशन दिया है कि द सम ऑफ मतलब प्लस ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर. तो इन दोनों का स्क्वायर x² as well as x + 2 the whole square. Yes, 244. वो कितना? 244. ओके. एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. चलो अभी इसे हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट. सो देयरफॉर x² प्लस स्टूडेंट यहाँ पर हम a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें x बनेगा ये और प्लस 2 बनेगा b, यानी कि ये फॉर्मूला के साथ कंपेयर करेंगे. कौन सा फॉर्मूला? a + b द होल स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स. सो यहाँ पर आएगा कि a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू 244. ओके. चलो देयरफॉर x² + x² is 2x² plus 2 2s are 4x plus 2 square is 4 and वो 244 यहाँ पे आएगा तो -244 is equal to 0. So therefore 2x² plus 4x and -240 equal to 0. इन सब नंबर से एक्चुअली हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं स्टूडेंट. तो 2 कॉमन लिए तो हमें मिलेंगे x² plus 2x minus 120 is equal to 0. So therefore x² plus 2x minus 120 equal to 0 divided by 2 and 0 upon anything is 0 student. So हमें मिलेगा therefore x² plus 2x minus 120 equal to 0. तो अभी हमें मिला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा. तो मल्टीप्लाई किया तो 120 और ऐड लेस किया तो 2. मल्टीप्लाई किया तो -120 और ऐड लेस किया तो +2. ऐसा हमें 2 नंबर चाहिए. ओके. तो एकदम सिंपल. द फर्स्ट नंबर विल बी +12 एंड -10 रहेगा, बिकॉज
प्लस इंटू माइनस माइनस, 12 टेन ज़र 120 एंड प्लस 12 में माइनस 10 जाएगा तो बड़ा नंबर का साइन प्लस 2 भी मिलेगा. सो राइट, तो यहाँ पर आएगा कि देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x minus 120 is equal to 0. So therefore taking x common, so x plus 12 and minus 10 common, so x plus 12 is equal to 0. So therefore x plus 12 into x minus 10 is equal to 0. So therefore x plus 12 equal to 0 or x minus 10 equal to 0. So therefore x equal to minus 12 और x equal to plus 10. अभी हमें x का दो वैल्यू मिला, लेकिन नेचुरल नंबर नेगेटिव में नहीं हो सकते. सो सिंस नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, सिंस नेचुरल नंबर cannot be negative. अगर नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता स्टूडेंट, सो देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू माइनस 12 बट x इज इक्वल टू 10. अगर x का वैल्यू 10 है स्टूडेंट, तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा. नंबर हमने लिए थे कि फर्स्ट नंबर x एंड दूसरा नंबर x प्लस 2. सो देयरफॉर फर्स्ट नंबर तो मिला 10, देयरफॉर द दूसरा नंबर यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू 10 प्लस 2 इक्वल टू 12. तो 10 के बाद में रहने वाला दूसरा कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 12. देयरफॉर द टू कंसेक्यूटिव even natural numbers are are 10 Okay, now the third question. In the orange garden of Mr. Madhusudan, there are 150 orange trees. अच्छा, अभी समझे कि स्टूडेंट ये एक ऑरेंज गार्डन है. इट इज एन ऑरेंज गार्डन. और यहाँ पर टोटली 150 ट्रीज है. टोटल सब मिला के 150 ऑरेंज ट्रीज आर देयर. ओके, और ये यहाँ पर इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज. द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो. स्टूडेंट रो मतलब ये सब रो होता है स्टूडेंट. जैसे कि यहाँ पर दिस इज फर्स्ट रो, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5 एंड एक्सेट्रा. ऐसा बहुत सारे रोज है. एंड सो the number of trees in each row is 5 more than that in each column. स्टूडेंट ये है ना, एक्चुअली ये कॉलम होता है स्टूडेंट. C1, C2, C3, C4, C5 एंड एक्सेट्रा. तो ये कॉलम होता है स्टूडेंट. तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि रो में रहने वाला नंबर ऑफ रो इज 5 मोर देन नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो. के हर रो में रहने वाला ट्री इज 5 मोर देन दैट इन द ईच कॉलम. ओके, हर कॉलम में जितना ट्रीज है उससे हर रो में रहने वाला ट्री ज़्यादा है स्टूडेंट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कॉलम में जितना ट्रीज रहेगा इधर ये डायरेक्शन में, उससे 5 ट्री, ये रो वाइज में तुम जाके देखेंगे ना, तो रो वाइज तुम जाके गिनेंगे ना, तो इधर जितना ट्री था उससे 5 ट्री यहाँ पे ज़्यादा रहेगा. तो ऐसा सब में पहले हम कॉलम में रहने वाला ट्री को x करके लेंगे,
तभी हमें पता चलेगा कि अगर कॉलम में x ट्री है तो इससे 5 ट्री रो में ज़्यादा था, यानी कि अगर ये x है तो x प्लस 5 यानी कि 5 ट्री ज़्यादा रहेगा रो में। अभी नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो कितना स्टूडेंट, x प्लस 5, और नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम कितना रहेगा, x रहेगा, क्योंकि ईच कॉलम में रहने वाला ट्री से रो में 5-5 ट्री हर रो में ज़्यादा है। ओके, तो अभी हम ये सम को अभी हमें ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा कि लेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो बी x प्लस 5 ट्रीज एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम बी x ट्रीज, ऐसा हमें लेना पड़ेगा। ओके, x ट्रीज। चलो स्टूडेंट शुरू करते हैं अभी। लेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन let the number of trees in each column be x trees x, and in each row be x plus 5। क्यों यहाँ पर हम 5 ज़्यादा लिए स्टूडेंट, क्योंकि इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन दैट हर कॉलम में जितना ट्री रहेंगे उससे 5 ट्री हर रो में ज़्यादा रहेंगे। ओके, सो द सेकंड कंडीशन इज एक्चुअली गिवन इन द क्वेश्चन। अच्छा, अभी फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ द फ्लोइंग चार्ट। ओके, अभी हम वो फ्लोइंग चार्ट से करेंगे, नहीं तो हम डायरेक्टली भी कर सकते स्टूडेंट। फिर वो फ्लोइंग चार्ट तुम देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमें पता चल गया कि अभी हर रो में कितना ट्री है, x प्लस 5 ट्री, और हर कॉलम में कितना ट्री है, x ट्री। लेकिन स्टूडेंट अगर हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज चाहिए तो हमें ये क्या करना पड़ेगा कि ये जो नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम इनटू नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई किए ना तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना ट्री है। ओके, तो अभी इसका मतलब नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इनटू नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, इन दोनों का मल्टीप्लाई की तो हमें वो गार्डन में रहने वाला टोटल ट्रीज मालूम पड़ जाएगा। वो तो 150 करके क्वेश्चन में दिए हैं। सो नंबर ऑफ ट्रीज इन each column into number of trees in each row, number of trees in each row is equal to, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना स्टूडेंट तो हमें हमेशा मिलेगा टोटल नंबर ऑफ ट्रीज is equal to the total number of trees। ओके स्टूडेंट, लेकिन नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम तो अभी हमने x लिए, और नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो तो हमने x प्लस 5 लिए, तो x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू, और टोटल नंबर ऑफ ट्रीज गिवन इन द क्वेश्चन 150। ओके, तो अभी इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स 5x इज इक्वल टू 150। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट मल्टीप्लाई किया तो माइनस 150 मिलने का, और ऐड लेस किया तो प्लस 5 मिलने का, ऐसा दो नंबर चाहिए। तो इट्स वेरी सिंपल कि 10 15 ज़र आएगा, जिसमें 15 प्लस में रहेगा 10 माइनस में रहेगा। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 is equal to 0. Therefore, taking x common, x plus 15 minus 10 common, x plus 15 is equal to 0. So therefore, x plus 15
into x minus 10 is equal to 0. Therefore, x plus 15 equal to 0, or x minus 10 equal to 0. So therefore, x equal to minus 15 or x equal to plus 10. लेकिन स्टूडेंट नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव. ओके, नंबर ऑफ ट्रीज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है. तो सिंस नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव, so therefore x is not equal to minus 15 but x is equal to 10. तो अभी नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो हमें पता चल गया कि ईच कॉलम हमें पता चला. ईच कॉलम में कितना ट्री स्टोर है. ईच कॉलम में x इक्वल टू 10 ट्री है. तो ईच रो में फिर कितना रहेगा, उससे 5 ट्री ज़्यादा होना चाहिए ना. तो यहाँ पे 15 ट्री रहेंगे. ओके, सो देयरफॉर द नंबर ऑफ, अभी हमें x प्लस 5 भी फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो x प्लस 5 इज इक्वल टू 10 plus 5 is equal to 15. So therefore, the number of trees in each row, therefore the number of trees in each row is 15 trees, and in each column ओके. यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है. यहाँ पर विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years. तो विवेक और किशोर का एज में कंपैरिजन है. तो फाइंड द प्रेजेंट एजेस. ओके, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर भी x करके हम लेंगे. सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर भी x years. अगर किशोर का एज हमने x years लिए तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन विवेक इज ओल्डर. ओल्डर मतलब एल्डर. ओके, ओल्डर मतलब ज़्यादा एज. तो एल्डर देन किशोर बाई 5 years. तो विवेक तो किशोर से 5 साल ज़्यादा है, बड़ा है. तो दैट विवेक का therefore Vivek's age is x plus 5 years हो जाएगा, यानी कि किशोर से 5 साल ज़्यादा हो जाएगा. ये कैसे हमें मालूम पड़ा? बिकॉज ऑफ गिवन कंडीशन. ओके, बिकॉज ऑफ गिवन कंडीशन. अच्छा, अभी और एक कंडीशन भी दिया है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस. रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो ऐड भी करने का, लेकिन सीधा एज का नहीं, एज का रेसिप्रोकल यानी कि एज का उल्टा ऐड करने का. तो अभी हम 1/x जो किशोर का एज है प्लस 1/x प्लस 5 जो विवेक का एज है. अभी हम इन दोनों का एज नहीं ऐड करें स्टूडेंट, एज का रेसिप्रोकल को ऐड करें. रेसिप्रोकल को ऐड करेंगे ना, देन इट विल बी 1/6 हो जाएगा. इट इज ऑल्सो गिवन इन दी कंडीशन. ओके, चलो अभी सॉल्व करेंगे स्टूडेंट. इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो हमें मिलेंगे x प्लस 5 1 इंटू x अपॉन x टाइम x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6. सो देयरफॉर 2x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1/6. सो therefore क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो हमें मिलेगा 6 इंटू 2x
plus 5 is equal to x square plus 5x. Okay, so therefore 6 2s are 12x plus 5 6 are 30 is equal to x square प्लस 5x. फिर इसे हम अरेंज करेंगे, सो देयरफॉर हमें मिलेगा कि 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x एंड माइनस 30. सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0. स्टूडेंट अभी मल्टीप्लाई किया तो 30 मिलना चाहिए माइनस में, और ऐड लेस किया तो -7 मिलने का, ऐसा दो नंबर हमें चाहिए. ओके, तो 10 3 -10 प्लस 3 आएगा. सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x minus 30 equal to 0. Therefore taking x common, so x minus 10 plus 3 common, so x minus 10 equal to 0. So therefore x minus 10 into x plus 3 is equal to 0. Therefore x minus 10 equal to 0, or x plus 3 equal to 0. Therefore x equal to 10 or x equal to -3. लेकिन स्टूडेंट ये एज कैन नॉट बी नेगेटिव, और यहाँ पर हम किशोर का एज x ही लिए थे, सो द एज कैन नॉट बी नेगेटिव सिंस एज कैन नॉट बी नेगेटिव. अगर एज नेगेटिव नहीं हो सकते स्टूडेंट, सो देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -3 बट x इज इक्वल टू 10. अगर किशोर का एज 10 ईयर्स है तो फिर विवेक का एज उससे 5 साल ज़्यादा होना चाहिए. देयरफॉर अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि x प्लस 5 कितना. x प्लस 5 इज 10 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 15. So therefore the present ages of Vivek is 15 years and Kishore's present age is 10 years. So the present age of Vivek Okay, fifth question. Sias scored 10 marks more in second test than that in the first. Okay, so सियास का जो फर्स्ट टेस्ट का मार्क है वो हम x करके लेंगे. सो लेट द मार्क्स स्कोर्ड बाय Siyash in first test. बी x. अगर वो पहले टेस्ट में x मार्क लिए हैं स्टूडेंट, तो अभी कंडीशन में दिया है कि सुयास स्कोर 10 मार्क्स मोर इन द सेकंड टेस्ट. सो देयरफॉर मार्क्स इन सेकंड टेस्ट, therefore marks in second test
सेकेंड टेस्ट में मार्क होना चाहिए पहला टेस्ट से 10 मार्क ज़्यादा, एंड इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, ठीक है। अभी यहाँ पर लिखा है कि 5 times the score of the second test is the same as the square of the score in the first test. So according to given condition, 5 times score in the second test, यानी कि 5 times score in the second test तो x plus 10 is exactly equal to the स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट में तो हम x मार्क लिए थे ना, तो उसका स्क्वायर आएगा। सो ये भी गिवन इन द क्वेश्चन, दिस कंडीशन इज ऑल्सो given in the question. So therefore 5 into x 5x plus 50 is equal to x square. So therefore 0 equal to x square minus 5x minus 50. So therefore x square minus 5x minus 50 equal to 0. स्टूडेंट मल्टीप्लाई किया तो -50 मिलना चाहिए और एडलेस किया तो -5 मिलना चाहिए। ऐसा दो नंबर हमें अभी चाहिए, फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो 10 पैसा आएगा 10 5, इसमें माइनस एंड प्लस रहेगा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 10 पैसा 50 माइनस 10 में प्लस पे जाएगा तो -5 मिलेगा। ओके, सो दैटफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 10x plus 5x minus 50 equal to 0. Therefore taking x common, so x minus 10 plus 5 common, so x minus 10 is equal to 0. So therefore x minus 10 times x plus 5 equal to 0. So therefore x minus 10 is equal to 0 or x plus 5 equal to 0. So therefore x equal to 10 और x इक्वल टू -1। लेकिन स्टूडेंट स्कोर जो हम करेंगे मार्क्स वो नेगेटिव में नहीं हो सकता। ओके, सिंस मार्क्स स्कोर in a test cannot be negative, so therefore x is not equal to -5 but it is equal to 10। तो अब यहाँ पर को सवाल ये कि फाइंड स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, वो तो मिला स्टूडेंट, x मिला, x इज द मार्क्स स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट, therefore the marks scored in the first test is 10 marks। Okay, Mr. Kasam runs a small business of making earthen pots. He makes certain number of pots on daily basis। तो लास्ट में हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड ऑफ वन पॉट एंड द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। ओके ओके स्टूडेंट, लेट द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स एवरी डे बी एक्स करके हम लेंगे। सो लेट the number of pots let the number of pots he makes per day।
डे भी x, ओके। तो हर दिन x नंबर ऑफ पॉट्स वो बनाएगा, earthen pot, ओके। He makes certain number of pots on daily basis. Production cost of each pot. So according to given condition, therefore production cost of each pot is rupees 40 more, मतलब प्लस 40। सो 40 रुपीज़ मोर लेकर रहेंगे तो प्लस 40 आएगा, और 40 रुपीज़ लेस लेकर रहेंगे तो माइनस 40 आएगा, ओके। सो प्लस 40 देन 10 टाइम्स, मतलब 10 मल्टीप्लाई ऑफ 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। और वो हर दिन तो एक्स नंबर ऑफ पॉट मेक कर रहे हैं ना, तो 10x आएगा। और ये कंडीशन हमें कहाँ से मिला स्टूडेंट? इट इज़ गिवन, ओके। तो अभी हमें प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट भी पता चला। एक्चुअली लास्ट में हमें यही दोनों फाइंड आउट करने का, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, वन पॉट, एंड द नंबर ऑफ पॉट्स इट मेक्स पर डे, ओके। इसके बाद दिया है कि इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज ₹600, सो देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स मतलब हम तो अभी x नंबर ऑफ पॉट्स मेक करें ना, तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल द x नंबर ऑफ पॉट्स इज इक्वल टू 600 एंड इट इज गिवन, ओके। सो देयरफॉर अभी टोटल नंबर ऑफ पॉट्स का प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिए, तो नंबर ऑफ पॉट्स इनटू प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट तो 10x प्लस 14, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें टोटल नंबर ऑफ पॉट्स मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स का कॉस्ट मिल जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो अभी इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा स्टूडेंट। देयरफॉर 10x स्क्वायर प्लस 40x minus 600 is equal to 0. Taking 10 common, so we will get x square plus 4x minus 60 is equal to 0. So therefore x square plus 4x minus 60 is equal to 0 upon 10, and 0 upon anything is 0. So therefore x square plus 4x minus 16 is equal to 0. स्टूडेंट अभी मल्टीप्लाई किया तो -60 मिलने का, और एडलेस किया तो +4 मिलने का, ऐसा दो नंबर चाहिए हमें, ओके। सो फिर 4 मिलने जैसा 10 6 0 के +10 and -6 is the answer. So therefore x square plus 10x minus 6x and minus 60 is equal to 0. Therefore taking x common, so x plus 10 minus 6 common, so x plus 10 is equal to 0. So therefore x plus 10 into x minus 6 equal to 0. So therefore x plus 10 equal to 0, or x minus 6 equal to 0. So therefore x equal to minus 10 or x equal to 6. Student, अभी number of pots one makes cannot be negative. Okay, number of pots one make cannot be negative. So therefore, since number of pots cannot be negative, so therefore x is not equal to minus 10 and x is equal to 6. So the number of pots made by
हिम पर डे इज 6 नंबर ऑफ पॉट्स एंड और क्या चाहिए था, प्रोडक्शन कॉस्ट भी चाहिए था ना। सो प्रोडक्शन कॉस्ट तो यहाँ पर हमें मिला था कि 10x + 40, तो अभी हम 10x + 40 भी फाइंड आउट करेंगे। सो देयरफॉर 10x + 40 is equal to 10 times 6 plus 40, so which is equal to 60 plus 40, यानी कि हर पॉट बनाने के लिए 100 रुपीज़ का खर्चा हो रहा है। ओके, सो देयरफॉर द आंसर इज find the production cost of one pot. The production cost of one pot is production cost of one pot is rupees 100 and the number of pots made per day is rupees the number of pots made per day is 6 pots. तो हर दिन 6 पॉट्स बनाते हो और हर पॉट का खर्चा। So the 7th question, Pratik takes 8 hours to travel 36 km downstream and return to the same spot. Okay, प्रतीक 8 hours में 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम नीचे जाके और वापस भी आ जाता है सेम स्पॉट, यानी कि ऊपर भी 36 किलोमीटर आ जाता है 8 hours में। एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज ₹12 किलोमीटर। और बोट जो स्टिल वाटर रहेगा, यानी कि पानी में अगर करंट नहीं रहेगा, पानी का रनिंग नहीं रहेगा, तो पानी वहाँ का वहीं रहेगा, तो उसमें बोट कितना स्पीड में जा सकता है, 12 km/h में जा सकता है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, फिर वो पानी का स्पीड कितना रहेगा। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ water current be x km/h। ओके, तो पानी का स्पीड हमने x किलोमीटर लिए और इसमें बोट का स्पीड तो ऑलरेडी दिया है, एंड बोट स्पीड इज boat speed is 12 km/h. It is given in the question. तो अभी प्रतीक ने 8 hours में 36 किलोमीटर नीचे जाके ऊपर आ गया। ओके, सो देयरफॉर ओके, वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू, टाइम का फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये टाइम का फॉर्मूला है स्टूडेंट। ओके, सो टाइम का फॉर्मूला इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी प्रदीप ने 36 किलोमीटर नीचे गया, तो डिस्टेंस इज 36 किलोमीटर, और नीचे जाने के टाइम में बोट का स्पीड 12 है, प्लस पानी का स्पीड भी, पानी भी तो नीचे जाएगा स्टूडेंट, पानी का फ्लो कभी भी नीचे की तरफ रहेगा, तो पानी का स्पीड तो हमने x लिया, तो पानी भी x किलोमीटर में बोट को लेके गया रहेगा, बोट भी अपना स्पीड में गया रहेगा, तो इसका मतलब 12 + x किलोमीटर में नीचे गया रहेगा। तो नीचे जाने का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय नीचे जाने का स्पीड इज इक्वल टू नीचे जाने का टाइम ये हो गया, प्लस अभी ऊपर भी तो वो सेम स्पॉट में आया, यानी कि ऊपर भी वो 36 किलोमीटर आ गया, लेकिन ऊपर आने के टाइम में बोट तो 36 किलोमीटर ऊपर आने की कोशिश, बोट तो अपना स्पीड 12 किलोमीटर में ऊपर आने की कोशिश किया रहेगा, लेकिन पानी कैसा जा रहा है स्टूडेंट, पानी तो नीचे जा रहा है ना, तो बोट को वो अपना स्पीड, यानी कि पानी का स्पीड तो x किलोमीटर ना, उतना स्पीड वो ऊपर आने नहीं दिया रहेगा। तो इसका मतलब ऊपर आने के टाइम में बोट का स्पीड हो जाएगा बोट का स्पीड माइनस पानी से मिलने वाला रेस्ट्रिक्शन।
तो पानी का रुकावट सॉरी बोट का स्पीड तो 12 है ना, तो बोट का स्पीड 12, बोट अपना 12 किलोमीटर में ऊपर आने की कोशिश किया रहेगा, लेकिन पानी अपना स्पीड x किलोमीटर से उसको नीचे खींचा रहेगा। सो द अल्टीमेट स्पीड विल बी 12 माइनस एक्स, कभी ऊपर आने के टाइम में। अच्छा, अभी नीचे जाने का 36 किलोमीटर, नीचे जाने का स्पीड 12 प्लस एक्स, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड मतलब नीचे जाने का टाइम हो गया ये, प्लस ऊपर आने का 36 किलोमीटर डिस्टेंस और ऊपर आने का स्पीड 12 माइनस एक्स, तो ऊपर आने का डिस्टेंस को ऊपर आने का स्पीड से हम डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर आने का टाइम हो गया। एक्चुअली दोनों टाइम मिला के टोटल टाइम हुआ 8 आवर्स हुआ। टोटल कितना टाइम हुआ स्टूडेंट? 8 आवर्स में वो नीचे जाके ऊपर आ गया। ओके, और ये कंडीशन हमें कैसे मालूम पड़ा? इट इज गिवन। अभी इसे हम सॉल्व करेंगे ताकि हमें आंसर मिलेगा। चलो स्टूडेंट, अभी पहले इसमें से 36 हम कॉमन निकाल देंगे, फिर अंदर रहेगा कि 1/12 प्लस एक्स प्लस 1/12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। फिर ओके, इन दोनों को हम फोर्थ टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, तो 4 2s एंड 4 9s। ओके, तो 9 टाइम्स अभी ऊपर, अभी अंदर हम एलसीएम निकालेंगे, तो 1 इंटू 12 माइनस एक्स इज 12 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स इंटू 1 इज 12 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर, 12 स्क्वायर इज 144 माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। ओके, इक्वल टू 2, ऊपर ये प्लस 9 माइनस प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, सो देयर पर हमारे पास रहेगा 9 टाइम्स 12 प्लस 12 24 डिवाइडेड बाई 144 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, वापस 2 1s are 2 12s are, so therefore 9 12s are 108 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 है और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये ऊपर चले जाएगा, यानी कि 144 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसे हम अरेंज किए स्टूडेंट तो ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 144 एंड प्लस 108 इक्वल टू 0, सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर 144 में 108 जाएगा तो 36 मिलेगा। ओके, माइनस 36 इक्वल टू 0, इट कैन बी रिटर्न एज एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 36, सो देयरफॉर एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 36 और 36 का स्क्वायर रूट है 6, सो देयरफॉर एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस 6, सो देयरफॉर एक्स इक्वल टू 6 और x इक्वल टू माइनस 6। ओके, चलो अभी हमें मिला कि x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू माइनस 6, लेकिन स्टूडेंट पानी का स्पीड नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो स्पीड ऑफ वाटर करंट कैन नॉट बी नेगेटिव सिंस स्पीड ऑफ वाटर करंट cannot be negative अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकते ना स्टूडेंट, therefore x is not equal to माइनस 6 बट x is equal to 6। तो हमें फाइंड आउट करने का था कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर करंट, सो therefore the speed of the water current is 6 किलोमीटर पर आवर, therefore the speed of water current, yes, okay, 8th one, Pinto takes 6 days more than those of Nishu to complete a certain work। okay, और यहाँ पर हमें चाहिए कि
हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन? अगर वो दोनों अलग अलग सिंगल सिंगल काम करेंगे तो हर एक को वो काम को ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा? चलो पहले निशु काम जो करेगा उसके लिए जितना दिन लेगा उसे हम एक्स करके लेंगे. ओके, let the number of days taken by Nishu to finish the work alone be x days. निशु अगर अकेला काम करेगा तो वो x दिन में वो काम को ख़त्म करेगा. एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन पिंटू को 6 दिन ज़्यादा लगता है निशु से. सो देयरफॉर पिंटू टेक्स x plus 6 days and it is given. ये क्वेश्चन में दिया गया था. ओके स्टूडेंट, चलो अभी if they work together they will finish it in 4 days. अगर वो दोनों साथ में काम करेंगे तो 4 दिन में वो काम खत्म हो जाएगा. इसका मतलब ये एक दिन में निशु का वर्क 1/x वर्क निशु किया रहेगा प्लस ये एक दिन में पिंटू 1/x प्लस 6 वर्क किया रहेगा. और ये दोनों मिला के एक दिन में वो काम तो 4 डेज में हो जाता है ना, तो ये एक दिन में उन्होंने 1/4 वर्क किए रहेंगे. अच्छा, ये कैसे आया मैं समझाऊंगा स्टूडेंट. इट इज़ एक्चुअली द गिवन कंडीशन. ओके स्टूडेंट, अभी तुम समझो कि यहाँ पर ये एक फुल वर्क है. अगर मैं ये वर्क को 4 दिन में मैं ख़त्म करूँगा तो अगर मैं ये वर्क को 4 दिन में मैं ख़त्म करूँगा और यहाँ पर और एक वर्क है, सेम वर्क है, और ये वर्क को दूसरा एक आदमी है वो अगर 8 दिन में ख़त्म करेगा सेम वर्क मैं 4 दिन में ख़त्म करूँगा और दूसरा आदमी सेम वर्क को 8 दिन में ख़त्म करेगा. ओके, तो इसका मतलब मैं पहला दिन कितना वर्क किया रहेगा, मैं पहला दिन 1/4 वर्क में किया रहेगा, 4 में 1 वर्क. तो दूसरा दिन मैं 2/4 वर्क यानी कि 1/2 यानी कि 2 दिन में मैं हाफ वर्क किया रहेगा. और 3 डेज में 3/4 यानी कि 3/4 ऑफ द वर्क, यहाँ तक वर्क कंप्लीट हुआ रहेगा. और 4th डे में 4/4 यानी कि मैं कंप्लीट 1 वर्क में कंप्लीट किया रहेगा, 1 वर्क को मैं कंप्लीट किया रहेगा. स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? नहीं तो इधर देखो, अगर 8 दिन में काम खत्म हो रहा है तो ये एक दिन में मैं 1/8 वर्क इतना वर्क में किया रहेगा और दूसरा दिन में और एक 1/8 यानी कि 2/8 यानी कि 1/4 इतना वर्क में किया रहेगा. 1/4 मतलब क्वार्टर ऑफ द वर्क. अगर 4 दिन हो गया समझो तो और एक 1/8 यानी कि 4 1/8 यानी कि 4/8 यानी कि इसे मैं डिवाइड किया था हाफ यानी कि हाफ ऑफ द वर्क हुआ रहेगा. तो कॉन्सेप्ट समझ में आया ना स्टूडेंट? अगर मैं 4 दिन में मैं काम खत्म करूँगा तो मैं ये एक दिन में मैं 1/4 वर्क ही में किया रहेगा. ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट में अभी इधर देखो कि निशु x डेज में काम खत्म करेगा तो इसका मतलब वो ये एक दिन में 1/x काम खत्म किया रहेगा. और पिंटू x प्लस 6 डेज में काम खत्म करेगा, इसका मतलब वो ये एक दिन में 1/x प्लस 6 काम खत्म किया रहेगा. और ये दोनों मिला के ये दोनों मिल के 4 दिन में ये काम को ख़त्म करेंगे. तो फिर दोनों का जो वर्किंग 4 दिन में अगर ये काम खत्म होगा तो दोनों ये एक दिन में
1/4 ऑफ द वर्क ही तो किए रहेंगे ना, तो इसका मतलब पिंटू का एक दिन का वर्क, पिंटू का एक दिन का वर्क एंड निशु का एक दिन का वर्क इज नथिंग बट टोटल वर्क का 4 में 1 पार्ट, क्योंकि वो 4 दिन में वर्क खत्म होगा, तो एक दिन में फिर 4 में 1 हिस्सा खत्म हुआ रहेगा। ओके, सो इट इज द गिवन कंडीशन। अब इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। सो दैटफॉर 1 into x plus 6 is x plus 6 plus x upon x time x plus 6 is equal to 1 upon 4. So x plus x is 2x plus 6 upon x square plus 6x is equal to 1 upon 4. अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो हमें मिलेगा 8x plus 24 is equal to x square plus 6x। अगर हम अरेंज किए तो हमें मिलेगा कि x स्क्वायर प्लस 6x minus 8x minus 24 equal to 0. So therefore x square minus 2x minus 24 equal to 0। अगर मल्टीप्लाई किया तो -24 और एडलेस किया तो -2, ऐसा मिलना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो एकदम सिंपल। अभी हम दो नंबर फाइंड आउट करेंगे। 12 6 4 0। ओके, 6 4 0 -6 प्लस 4 आएगा। ओके, सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर minus 6x plus 4x minus 24 equal to 0. So therefore taking x common, so x minus 6 plus 4 common, so x minus 6 is equal to 0. So therefore x minus 6 into x plus 4 is equal to 0. So therefore x minus 6 equal to 0 or x plus 4 equal to 0. So therefore x equal to 6 or x equal to -4. लेकिन स्टूडेंट नंबर ऑफ डेज टेकन टू फिनिश ए वर्क कैनॉट बी नेगेटिव, मतलब नंबर ऑफ डेज कैनॉट बी नेगेटिव। सो सिंस नंबर ऑफ डेज cannot be negative, so therefore x is not equal to -4 but x is equal to 6। तो x इक्वल टू अभी हमें 6 मिला, तो अभी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि अभी हमें निशु जितना दिन में काम खत्म करेंगे वो तो पता चल गया 6 दिन में, तो पिंटू तो और भी 6 दिन लेंगे ना, तो देयर पर x प्लस 6 भी अभी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो देयर पर x प्लस 6 इज इक्वल टू 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। देयर पर निशु टेक्स 6 days to finish a work, to finish a work alone, alone मतलब single, okay, and Pinto takes 12 days to finish the same work। Okay, ninth question, if 460 is divided by a natural number, तो अगर 460 को अगर हम एक नेचुरल नंबर से डिवाइड करेंगे, सपोज वो नेचुरल नंबर को मैं x लिया
तो 450 is the dividend and x is the divisor और ऊपर जो मिलेगा वो क्वोशिएंट आंसर एंड जो परफेक्टली डिवाइड हुए बिना जो बैलेंस रहेगा वो रिमाइंडर। ओके स्टूडेंट, चलो अभी यहाँ पर लिखा है कि 460 इज डिवाइडेड बाई ए नेचुरल नंबर, क्वोशिएंट इज 6। अच्छा, क्वोशिएंट इज 6 मोर, अच्छा कंडीशन में दिया है 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइसर। डिवाइसर को ही हमें एक्स लेना पड़ेगा एंड द रिमाइंडर इज 1, लेकिन रिमाइंडर 1 करके दिया है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमें डिविडेंड मालूम है और रिमाइंडर भी मालूम है। क्वोशिएंट इज कंपेयर्ड विद द डिवाइसर, सो लेट अस टेक द डिवाइसर एज x। ओके, सो लेट divisor be x, divisor be x। अगर हमने डिवाइसर को x लिए स्टूडेंट, सो देयरफॉर अगर हम डिवाइसर को x लिए, सो देयरफॉर द क्वोशिएंट इज इक्वल टू, कमान क्वोशिएंट का यहाँ पे क्या कंडीशन दिया है कि द क्वोशिएंट इज 6 मोर मतलब प्लस 6 आएगा, 6 मोर देन 5 टाइम्स, यानी कि 5 इंटू 5 टाइम्स द डिवाइसर। 5 टाइम्स द डिवाइसर तो अभी हम x लिए था ना, तो 5x प्लस 6 आएगा। और ये कैसे हमें मालूम पड़ा कि इट इज गिवन। ओके ओके स्टूडेंट, अच्छा अभी यहाँ पर डिविडेंड इज 460 गिवन, dividend is equal to 460 and it is already given in the question, and a remainder is also 1 and it is also given in the question. So remainder is 1 and it is also given in the question. अच्छा स्टूडेंट, अभी हमारे पास एक फॉर्मूला है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइसर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो फॉर्मूला भी यूज करेंगे। सो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइसर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर डिविडेंड है 460 और डिवाइसर है x इंटू क्वोशिएंट हमें मिला था 5x प्लस 6 प्लस रिमाइंडर है 1। तो ये हमें अभी सॉल्व करना पड़ेगा। सो देयरफॉर 460 माइनस 1 इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 6x। तो अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459 इक्वल टू 0। अच्छा ऐसा मिला, ठीक है स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं। अभी 5 इंटू 459 कितना हो जाएगा कि 2 माइनस 2 2 9 5। जब मल्टीप्लाई किया तो 2295 मिलने का और एडलेस किया तो प्लस 6 मिलने का। ऐसा हमें दो नंबर अभी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 2295 का फैक्टर्स निकालना पड़ेगा हमें। सो 5 टाइम्स 4, तो 29 में 5 5 25 ओके, एंड बैलेंस 4 अच्छा 459 ही आएगा क्योंकि 459 के साथ ही अभी हम 5 भी मल्टीप्लाई किए थे। ठीक है स्टूडेंट, अब ये मिला। इसके बाद में 4 + 5 9 + ओके, ये 3 टेबल में जाएगा, यानी कि 1 बैलेंस 1 एंड 15 में 5 टाइम एंड 3 टाइम प्लस वापस 3 टेबल। तो यहाँ पे आएगा 5 3 15 151 मिला ना। सो 5 3 15 15 3 45 45 51 ओके ओके 45 51 प्लस 51 and minus 45।
क्योंकि 51 45 से 2295 तो मिलेगा, उसी का फैक्टर है। एंड 51 में 45 जाएगा तो 6 भी मिलेगा। ओके, सो दैट 5x स्क्वायर प्लस 51x minus 45x minus 459 equal to 0, and taking x कॉमन तो हमें मिलेगा कि 5x प्लस 51 एंड माइनस 9 कॉमन तो भी हमें मिलेगा 5x प्लस 51 is equal to 0. So therefore 5x plus 51 into x minus 9 equal to 0. So therefore 5x plus 51 equal to 0, or x minus 9 equal to 0. So therefore x equal to minus 51 upon 5, or x equal to 9. So x तो हम नेचुरल नंबर लिए थे. So the क्वेश्चन में दिया है कि डिवाइडेड बाई ए नेचुरल नंबर, लेट द डिवाइसर नेचुरल नंबर होना चाहिए. सो देयरफॉर सिंस नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, natural number cannot be negative. तो नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो therefore x is not equal to minus 51 upon 5, but x is equal to 9. ओके, तो हमें फाइंड आउट करना चाहिए था फाइंड द कोशेंट एंड द डिवाइसर. डिवाइसर तो मिला नहीं, और कोशेंट 5x प्लस 6 था ना, तो अभी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि व्हाट इज 5x प्लस 6. So which is equal to 5 times 9 plus 6. 5 nines are 45 plus 6, which is equal to 51. Therefore the divisor is 9 and the quotient is 51. Okay, therefore the divisor is 9. Therefore the divisor is 9 and quotient yes okay. प्रैक्टिस 2.6 क्वाड्रेटिक लास्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पर दिया है कि इन द adjoining figure quadrilateral ABCD is a trapezium. Okay, एक trapezium and यहाँ पर AB is parallel to CD. Okay, so here AB is parallel to CD. पहले हम गिवन लिखेंगे स्टूडेंट, तभी हम कुछ आइडिया हमें मिल पाएगा. So quadrilateral ABCD is a trapezium. ओके, और यहाँ पर ये भी इज पैरेलल टू CD एंड इट्स एरिया, मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसका टोटल एरिया इज एक्चुअली 33 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, ये सब गिवन है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर. और फिगर में जो जो इंफॉर्मेशन है, हर लेंथ का 2x प्लस 1 और x माइनस 1 ऐसा दिया है. लेंथ ऑफ ऑल द सेट्स ऑफ ABCD हमें फाइंड आउट करना. इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स. अच्छा, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये ट्रेपेजियम का सब साइड का लेंथ कितना, एंड फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस टू गेट द सॉल्यूशन. अच्छा, एम्प्टी बॉक्सेस को फिल करके हमें सॉल्यूशन लाना पड़ेगा. ठीक है, अभी सॉल्व करते स्टूडेंट. सो सॉल्यूशन
एक्चुअली यहाँ पर quadrilateral ABCD is here, trapezium, and it is given trapezium actually it is given, okay, और इसमें ये भी is parallel to CD, it is also given. स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD का फार्मूला इज हाफ टाइम्स सम ऑफ द पैरेलल लाइन्स, sum of parallel sides into height. यही है एरिया ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, ओके। लेकिन यहाँ पर एरिया ट्रेपेजियम ABCD का तो आंसर दिया है यहाँ पे कि वैल्यू इज 33 स्क्वायर सेंटीमीटर, सो विच इज इक्वल टू हाफ टाइम्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स बोलेंगे ना, तो यहाँ पर ये भी इज पैरेलल टू CD, यहाँ पर ये भी इज पैरेलल टू CD, सो दैटफॉर यहाँ पे आएगा कि ये भी प्लस CD, क्योंकि ये भी इज पैरेलल टू CD है ना स्टूडेंट, सो ये भी प्लस CD इनटू हाइट, मतलब हाइट तो परपेंडिकुलर होना चाहिए और यहाँ पे हाइट इज ये m, सो यहाँ पर ये m इज द हाइट, ओके। सो हाइट में आएगा ये m इनटू ये m, ओके। देयरफॉर 33 इंटू 2, वहाँ का 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू ये बी प्लस CD। ये बी का वैल्यू यहाँ पे दिया है कि x, डायग्राम में देखो स्टूडेंट, ऊपर ये बी का वैल्यू यहाँ पर x करके दिया है, ये बी का वैल्यू, तो x प्लस CD का वैल्यू नीचे दिया है कि 2x प्लस 1, सो 2x प्लस 1 इंटू ये m, और ये m का वैल्यू इज x माइनस 4, ओके। तो यहाँ पर आएगा कि x माइनस 4 इंटू x माइनस 4, और ये सब जो वैल्यू है ना इट इज गिवन इन द डायग्राम क्वेश्चन, ओके। सो 33 2s ये हो जाएगा 66 इज इक्वल टू, यहाँ पर अंदर x प्लस 2x तो 3x हो जाएगा, 3x प्लस 1 इंटू x माइनस 4, सो दैटफॉर 66 इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो हमें मिलेगा 3x इंटू x माइनस 4 एंड प्लस 1 इंटू x माइनस 4, सो दैटफॉर 66 इक्वल टू 3x इंटू x, 3x स्क्वायर माइनस 3 4s 12x plus x minus 4. So therefore 66 is equal to 3x square minus 11x minus 4, minus 11x minus 4, okay. So therefore 3x square minus 11x minus 4 and minus 66 is equal to 0. So therefore 3x square minus 11x minus 4 minus 66 तो हो जाएगा minus 70 is equal to 0. ठीक है स्टूडेंट, अभी 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 70 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में नंबर है ना, तो इसे फैक्टराइज ऐसा करना पड़ेगा, 3 7 21, ओके। तो अभी मल्टीप्लाई किए तो हमें माइनस 210 मिलना चाहिए, और एडलेस किए तो हमें माइनस 11 मिलने का, ऐसा हमें अभी दो नंबर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, ओके।
चलो 210 का फैक्टर्स क्या क्या आएगा या 21 टेंस आर, हाँ 21 टेंस आर स्टूडेंट, सो -21 एंड +10। 21 में 10 जाएगा तो 11 भी मिलेगा और प्लस इंटू माइनस माइनस 21 इंटू 10 210 मिलेगा। सो दैट फॉर 3x स्क्वायर -21x plus 10x and -70 equal to 0। so therefore taking 3x कॉमन तो फिर हमें मिलेगा कि x -7, यहाँ से 10 कॉमन तो भी हमें मिलेगा x -7 is equal to 0। so therefore x -7 into 3x plus 10 is equal to 0। therefore x -7 equal to 0 or 3x plus 10 equal to 0। so therefore x equal to 7 or x equal to -10/3। but student length cannot be negative, okay, but length is never negative। तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। सो देयरफॉर अगर लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता है तो देयरफॉर x is not equal to -10/3 बट x is equal to 7। तो अभी हमें x का वैल्यू मिला और x का वैल्यू कितना 7, ओके। अगर x का वैल्यू मिल गया तो हम चारों साइड फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट। देयरफॉर पहले ये भी फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर ये भी इक्वल टू स्टूडेंट ये भी था x, तो ये भी इज x, सो x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ये भी के बाद आएगा सी डी इज इक्वल टू ये भी के सामने था सी डी इक्वल टू 2x प्लस 1। सो 2x प्लस 1 मतलब यहाँ पर आएगा कि 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 मिनट 2x plus 1 which is equal to 2 times 7 plus 1 which is equal to 14 plus 1 which is equal to 15 सेंटीमीटर। तो दो पैरेलल साइड्स हमें पता चल गया। अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि BC और BC का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कि x -2, तो x -2 मतलब 7 - 2 और 7 - 2 मतलब 5 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में ये भी दिया है कि ये डी इज कॉन्ग्रुएंट टू BC एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में डायग्राम में मार्किंग करके दिया है स्टूडेंट कॉन्ग्रुएंट मार्क। सो देयरफॉर ये डी का भी लेंथ कितना रहेगा BC जितना था उतना ही रहेगा यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो हमने अभी चारों साइड फाइंड आउट किए। सो देयरफॉर लास्ट में आंसर लिखेंगे कि देयरफॉर ये भी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, CD is equal to 15 centimeter and AD is equal to